हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग फेज इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रावस्था साम्यावस्था के बारे में। अब हम उसी के बारे में थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, ऐसा है, हम ये बोल रहे थे कि अगर एक फेज से दूसरे फेज में अगर कोई मैटर या कोई पदार्थ जाता है, एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में चेंज होता है, तो क्या होता है, जब चेंज होता है तो उस पर्टिकुलर जगह पर वो दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। दोनों फेज जो है, दोनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में रहती है। और जब साम्यावस्था में रहती है तो उनके स्मॉल जी का वैल्यू दोनों के लिए बराबर बराबर होता है। जैसे अगर मान लो आइस है, जो कि क्या है, एक सॉलिड है, ठोस पदार्थ है, और वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, जो कि क्या है, लिक्विड है। ये इसमें कन्वर्ट हो रही है सपोज। तो जब कन्वर्ट होती है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होंगे, ये दोनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होंगी, दोनों फेज इक्विलिब्रियम में होंगे। और दोनों फेज इक्विलिब्रियम में होंगे तो इसका जी और इसका जी, सपोज इसको पहली फेज बोलूँ तो इसको G1 कर देता हूँ, इसको G2 कर देता हूँ, तो दोनों फेजेस का जो G1 और G2 है वो क्या होगा, इस कंडीशन में बराबर बराबर होगा, ऐसे होगा। और G1 और G2 का क्या मतलब है? G1 का मतलब है कि टोटल गिव्स एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, पहले सिस्टम के, मतलब ये प्रति कण गिव्स ऊर्जा आगे, पर पार्टिकल गिव्स एनर्जी है ये। इसी तरीके से G2 भी ऐसे ही है, G2/N2 पर पार्टिकल गिव्स एनर्जी। तो जब फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, जब एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था में कन्वर्ट हो रही होती है, तो दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। और दोनों फेजेस जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनका पर पार्टिकल गिव्स एनर्जी इक्वल होता है। दोनों पार्टिकल का गिव्स एनर्जी का मान क्या होता है, इक्वल होता है पर पार्टिकल। टोटल गिव्स एनर्जी इक्वल नहीं होता, पर पार्टिकल, मतलब स्मॉल G1 और स्मॉल G2 आर इक्वल। क्लियर? तो ये चीज होती है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको। पीटी कर्व फॉर फेज इक्विलिब्रियम। प्रावस्था साम्यावस्था के लिए पीटी वक्र। देखो, अपने को एक चीज तो समझ आ गई क्या, कि दो प्रावस्थाएं जब साम्यावस्था में होती है, व्हेन टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होता है, उनके स्मॉल G1 और स्मॉल G2 इक्वल होते हैं। क्लियर? अब समझना बात को। अब जब वो चीजें हो रही है, उसी कंडीशन में एक और चीज के बारे में बात कर रहा हूं। एक ग्राफ बनाऊंगा कि जब दो प्रावस्था साम्यावस्था में होती है, उस टाइम पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ कैसे बनता है, वक्र कैसे बनता है, उसके बारे में मैं कुछ बात कर रहा हूं। एक चीज समझना, मैं आपसे पूछूं कि बर्फ जो है, या बर्फ नहीं, जैसे पानी मान लो, पानी है, वो बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज होगा, मतलब कितने टेम्परेचर पे वो बर्फ में चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग सिंपल, जो साइंस नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं जानता, और आप तो पढ़े हो, आप भी नहीं जानते होंगे शायद, या जानते होंगे तो अच्छी बात है। हम लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि हम ये बोलते हैं कि लिक्विड है, जो पानी है, मान लो वाटर, वो सॉलिड में, मतलब आइस में चेंज होगा। ठीक है? कितने डिग्री पे चेंज होगा? हम बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज होगा। मतलब जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर 0 डिग्री हुआ, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपने कभी ये नोटिस किया है, जैसे कई जगहों पे होता है, रियल घटनाओं की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में कई जगह ऐसे हैं, जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी कई गांव या कई इलाके ऐसे आते हैं जहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड या -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। लेकिन फिर
-2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इसका मतलब है तो वहाँ पे उस गांव में या उस इलाके में जो जितना भी पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात तो ऐसे है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ में बदल जाना चाहिए। तो जब टेम्परेचर -2 डिग्री या -0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस टाइम पर क्या होना चाहिए, पूरा पानी जो भी है उधर वो पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जबकि ऐसा होता है नहीं होता है, मतलब रियल लाइफ में देखा है नहीं होता है ऐसा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिसपे कन्वर्जन होता है, एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था में चेंज होती है, वो 0 डिग्री नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन 0 डिग्री पे भी चेंज होता है कई बार, बट कई बार -2 डिग्री पे भी नहीं हो रहा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है प्रेशर, दाब। मतलब आप प्रेशर चेंज कर देते हो तो उसका जो कन्वर्जन होने वाला जो टेम्परेचर है, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, जिसपे एक फेज से दूसरी फेज में जाता है, वो भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं नॉर्मल प्रेशर की बात करूं 1 atm जो एनवायरमेंट का जनरली होता है, 1 atm प्रेशर नॉर्मली, अगर 1 atm प्रेशर पे बात करूं तो लिक्विड से आइस में चेंज होने का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर पे। लेकिन आप प्रेशर चेंज कर दोगे ना तो ये चीजें चेंज होने लग जाएगी। जैसे सर्दियों में क्या होता है, यही मैं बता रहा था कि सर्दियों में क्या होता है, हवा के अंदर ओस होता है या पानी की बूंदें होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर चेंज हो जाता है। नॉर्मल हवा नहीं रहती, फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, ओस की बूंदें रहती है या कोहरा रहता है, तो उसकी वजह से प्रेशर चेंज हो जाता है। मतलब वाटर पार्टिकल्स रहते हैं हवा के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर चेंज हो जाता है। तो जब प्रेशर चेंज हो जाता है उस टाइम पर फिर ये 0 डिग्री नहीं रहेगा, ये भी चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे प्रेशर चेंज होने की वजह से ये 0 डिग्री चल के -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया सपोज। अब -4 डिग्री पे जाके बर्फ जमेगी, जितना प्रेशर है उसके हिसाब से। तो -4 डिग्री पे बर्फ जमेगी, तो जब तक -4 डिग्री नहीं हो जाता तब तक बर्फ नहीं जमेगी। तो -2 डिग्री हो गया तब भी बर्फ जम नहीं रही, उसकी वजह ये होती है। इसका मतलब है कि प्रेशर के डिफरेंट वैल्यू के लिए टेम्परेचर, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है उसके डिफरेंट वैल्यू मिल सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे प्रेशर का कोई P1 वैल्यू लिया तो उस पर इसका जो कन्वर्जन टेम्परेचर है मान लो कोई T1 है, कुछ फिर P2 लिया तो उस पर T2 आ गया, फिर P3 लिया तो T3 ले लिया। इस तरीके से डिफरेंट प्रेशर और ट्रांजिशन टेम्परेचर के डिफरेंट वैल्यूज मिल सकते हैं। तो इन वैल्यूज के हिसाब से मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ ऐसे बनता है। प्रेशर ले लो, इधर ले लो, ट्रांजिशन टेम्परेचर है T, ठीक है। तो मान लो प्रेशर और टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर वैल्यू ली P1 और T1, तो उसका वैल्यू मिला मुझे ये कुछ यहाँ पे पॉइंट मिल गया। फिर P2 और T2, ये किधर गया, फिर P2 और T2 ये कहीं यहाँ पे मिल गया, फिर चेंज किया, फिर यहाँ पे मिल गया, फिर चेंज किया, यहाँ पे मिल गया, फिर ये चेंज किया, यहाँ पे मिल गया। ये कुछ इस तरीके से मिलता है, ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ऐसा कर्व मिलता है। इसका मतलब ये हर एक जो पॉइंट मैंने बनाया है, इस पॉइंट पर मतलब आपका प्रेशर जब इतना है, प्रेशर जब इसके करेस्पॉन्डिंग इतना है तो जो आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा जिस पर कन्वर्ट होगा वो इतना होगा। जब प्रेशर इतना है तो ट्रांजिशन टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, जब प्रेशर इतना है तो ट्रांजिशन टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, जब प्रेशर इतना है तो ट्रांजिशन टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में लाइन कुछ इस वे में मिलती है। आई बात समझ में? इसका स्लोप अलग तरीके से भी होता है, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा आगे और डिटेल में। कई बार स्लोप ऐसे भी होता है, जरूरी नहीं कि ऐसे मिले, ऐसे भी मिलता है लाइन, पर प्रेशर टेम्परेचर के बीच में लाइन इस टाइप से कुछ मिलता है। आई बात समझ में? इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अपने को ये समझ में आया कि ये प्रावस्था साम्यावस्था के टाइम पर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ मिलता है, और इस लाइन के ऊपर जो भी हर एक पॉइंट है वो किसको बताता है, इक्विलिब्रियम को बताता है। ये साम्यावस्था की लाइन है एक तरीके से। ये क्या है, प्रावस्था
साम्यावस्था रेखा या वक्र है, फेज इक्विलिब्रियम लाइन है ये। हो गया आंटी? फेज इक्विलिब्रियम लाइन है, ठीक है, ये फेज इक्विलिब्रियम लाइन है। तो ये प्रावस्था साम्यावस्था लाइन है, मतलब इसका हर एक पॉइंट जो है वो बताता है कि इस पर प्रेशर और टेम्परेचर के इस कॉम्बिनेशन पे फेज चेंज हो जाएगा। तो प्रावस्था साम्यावस्था जब होती है तो G1 और G2 बराबर बराबर होते हैं। तो मान लो इधर कोई फेज है, इधर कोई फेज है, तो इस जगह पर क्या होगा, इस पूरी लाइन पे G1 और G2 क्या होगा, इक्वल होगा। आगे बात समझ? मान लो एक फेज तो इधर है, इधर कोई फेज 1 है, प्रावस्था 1, और इधर क्या है, प्रावस्था 2 है। इधर और इधर होने का क्या मतलब है, अभी मैं समझाता हूं। मान लो एक फेज है सॉलिड है, सपोज एक तो सॉलिड और एक है लिक्विड। हम लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लिक्विड और सॉलिड का कन्वर्जन हो रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में सॉलिड और लिक्विड आपस में चेंज हो रहे हैं। तो जब आपस में चेंज होते हैं तो वो उनका जो इक्विलिब्रियम लाइन है वो बनाया है। सपोज मैंने ऐसे मान लो कि सॉलिड और लिक्विड का जो प्रावस्था साम्यावस्था वक्र है वो बनाया है। तो इधर सॉलिड है मान लो, इधर लिक्विड है। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पे जो भी सारे पॉइंट है वहां पर दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में, मतलब आप ये बोल सकते हो सॉलिड है लिक्विड है दोनों इक्विलिब्रियम में वहां पे। तो इसका है मान लो G1 है और इसका है G2 है। इस लाइन के ऊपर G1 और G2 बराबर बराबर है। इस लाइन पे के ऊपर G1 और G2 बराबर होने का मतलब यह है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन ये है कि जब टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर इतना है, उस टाइम पर G1 और G2 बराबर होंगे। लेकिन जब मैं इस पॉइंट की बात करूं तो कि जब प्रेशर इतना है और टेम्परेचर इतना है, उस टाइम पर ये इधर आ गया पॉइंट, इसका मतलब है कि मटेरियल सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब है कि मटेरियल सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम में रहेगा, ना सॉलिड में रहेगा ना लिक्विड में रहेगा। वहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि वो दोनों फेजेस एक साथ है, वहां पे दोनों प्रावस्थाएं साथ में है, सॉलिड भी है वहां पे लिक्विड भी है। लेकिन इस पॉइंट की बात करूं, मतलब जब टेम्परेचर इतना हो और प्रेशर इतना हो, उस टाइम पर वो पूरा मटेरियल सॉलिड होगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और कुछ इस कंडीशन में, जैसे मान लो ये पॉइंट की बात करूं कि टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना है, उस टाइम पर पूरा मटेरियल लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कोई भी मटेरियल जैसे यहां पर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, तो जब सॉलिड में चेंज होता है तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जिस भी फेज में है उस फेज के G1 का वैल्यू कम होता है। मतलब इस तरफ अगर कोई मटेरियल है, इसका मतलब है कि G1 लेस देन G2 होगा, उस कंडीशन में वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और जब G2 लेस देन G1 होगा तब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये मैं क्या बोला अभी फिर से सुनना। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये है तो छोटा सा कर्व ही, लेकिन इसमें समझ की बहुत सारी बातें हैं। मैंने ये बोला कि G1 और G2 क्या होता है, बराबर होता है इक्विलिब्रियम लाइन पे। इस लाइन की बात प्रावस्था साम्यावस्था रेखा पर, प्रावस्था साम्यावस्था रेखा पर एट फेज इक्विलिब्रियम कर्व, फेज इक्विलिब्रियम लाइन। क्या होता है, G1 और G2 बराबर बराबर। G1 का मतलब होता है कैपिटल G1 अपॉन N1 इक्वल टू कैपिटल G2 अपॉन N2। ये चीज इक्वल होती है इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के इधर फेज 1 है तो इधर है ना, इस तरफ इधर G1 G2 से कम होगा, और इस तरफ फेज 2 है तो इधर G2 G1 से कम होगा। उस प्रावस्था में रहने के चांस होते हैं ज्यादा, या उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या उसमें रहेगा मटेरियल जिसका स्मॉल g कम होता है। जैसे इधर आएगा तो इस तरफ है ना,
मतलब प्रेशर और टेम्परेचर की जब ये एरिया के वैल्यू मिलेंगे अपने को, तो वहां पर G1 का वैल्यू G2 से कम होता है। G1 का वैल्यू G2 से कम होता है, मतलब G1 किसका, सॉलिड का, तो सॉलिड का G1 कम हो गया, तो सॉलिड का G1 कम है, गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल कम है, तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा पूरा मटेरियल। और अगर इस तरफ की कोई बात करूं कि मतलब वो जो आपके पास मटेरियल है उसका प्रेशर कर दूं मैं ये वाला कुछ, ये यहां पे है, और टेम्परेचर कर दूं ये, तो ये टेम्परेचर प्रेशर का पॉइंट इस एरिया में मिलता है। इस एरिया में मतलब इस पॉइंट, इस एरिया के अंदर G2 का वैल्यू G1 से कम होता है, और G2 का वैल्यू G1 से कम होने का मतलब है G2 किसका है, लिक्विड का। इसका मतलब है कि पूरा मटेरियल लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पूरा मटेरियल उस कंडीशन में रहेगा या उस फेज में रहेगा जिसके लिए स्मॉल g का वैल्यू कम है। आई बात समझ? तो पूरी कहानी का कंक्लूजन समझना क्या है, ये मैंने पूरा जो रायता फैलाया है इसको समेटते हैं अभी। ऐसा है कि दो फेजेस इक्विलिब्रियम में जब रहते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम लाइन होती है, वहां पे तो G1 और G2 बराबर बराबर रहते हैं। लेकिन जो दोनों फेज इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो मान लो इस तरफ फेज 1 है, इस तरफ फेज 2 है, तो इस तरफ फेज 1 है, उसका अगर G1 उस जिस फेज का G का वैल्यू कम है, पूरा मटेरियल उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे इस तरफ स्मॉल G1 जो है वो कम रहता है G2 के रिस्पेक्ट में, और इधर क्या है G2 G1 के कंपैरिजन में क्या रहता है, कम रहता है। तो इधर जब आएगा तो पूरा मटेरियल G1 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सॉलिड में, और जब इधर आएगा तो G2 वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो मटेरियल उस फेज में रहने की कोशिश करता है या उस फेज में रहता है जिसके लिए स्मॉल g का वैल्यू कम होता है। गॉट इट? चलो, ये कंक्लूजन मिल गया अपने को, ठीक है। ये है, ये ग्राफ वगैरह छाप लेना भैया, ये बहुत ही काम की चीज़ है, समझे तो, और ना समझे तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ऐसे ही भूल सकते हो, ठीक है। ये है। अब देखो, आपको लिखना है, यहाँ पे लिख लो, ये पॉज करके नहीं छाप लेना, फिर यहाँ पे लिखना। कोई भी पदार्थ उस प्रावस्था में रहने का प्रयास करता है, कोई भी पदार्थ उस प्रावस्था में रहने का प्रयास करता है, कोई भी पदार्थ उस प्रावस्था में रहने का प्रयास करता है, कोई भी पदार्थ उस प्रावस्था में रहने का प्रयास करता है जिसके लिए g का मान, स्मॉल g, जिसके लिए g का मान कम होता है, मटेरियल will always exist in that phase, for which small g is lesser, ठीक है। तो जिसके लिए स्मॉल g का मान कम होता है, स्मॉल g का वैल्यू कम होता है, मटेरियल उस फेज में रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और कुछ बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको यहीं पे फिनिश करें, चलो।